क्वेश्चन शीट से थोड़ी आता है अपने रिमोट क्वेश्चन शीट से आते हैं क्या बाकी के सारे? ये तो चलो मान लिया शीट में था, होमवर्क में नहीं होता फिर कुल हम लोग अपन ने कितने सारे क्वेश्चन किए थे, उनसे हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, कितने बच्चों ने किया भी है। हाँ जी, निकालो, आगे बढ़ते हैं। क्या करना आज? ओवन क्या डिस्कशन करना है? अभी ऑप्टिक्स का भी बाकी है डिस्कशन, है ना, वो भी करेंगे। हाँ निकालो। हाँ इसको साइड कर दो, ठीक है बस। निकालो। पेपर के बारे में अपन ने पहले भी बात की है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, पेपर का पर्पस क्या है। पहले अपन अपने पैटर्न जो है आईआईटी का एडवांस की रिक्वायरमेंट क्या, उसके साथ थोड़ा सिंक बैठा है। ये आउट ऑफ सिंक चलेंगे तो नहीं होगा। हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये समझनी पड़ेगी एग्जाम की, आईआईटी की। पता है रिक्वायरमेंट क्या है? आईआईटी के एडवांस की रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो हम क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन न्यू होंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? न्यू क्वेश्चन होंगे। तो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसी को हमें अप्लाई करना आना चाहिए। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसी को क्या आना चाहिए? अप्लाई। इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने मान लो 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एक चैप्टर में, हो सकता है कि उसमें हो सकता है क्या क्वेश्चन तो हमेशा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी कभी आ जाता है मैच इधर उधर से, पर ज्यादातर केस में क्वेश्चन क्या होता है? न्यू। आईआईटी वाले नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कभी कभी वो आलस कर जाता है और पुराने उठा के दे देते हैं इधर उधर से, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे लेकिन एक दो ऐसे, बट ज्यादातर क्वेश्चन तो कैसे बनाते हैं? नए। कॉन्सेप्ट लेकिन वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, समझे। तो वो है हमारा टेस्ट कि हम प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग कैसी है हमारी, तो उसमें वो चीज चेक होती है। और पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे होता है ये अपन ने पहले भी बात की थी, नहीं की थी? बताओ। तो पेपर को इसको करना सॉल्व, और हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पेपर को डिस्कस करेंगे। हार्ड कॉपी आज सबने ले ही लिए। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कुछ नहीं करते, उसका रीजन यही है माइंड सेट। अभी जैसे ये बोल रहा था कि सर ये 7वां क्वेश्चन होमवर्क में डिस्कस नहीं किया, ये बहुत गलत सोच है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये बोलना नहीं, बहुत गलत सोच बता रहा हूं ना मैं। अगर विश्वास ही नहीं रखते हो टीचर पे तो कोई मतलब नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा। अरे भाई मार्क्स नहीं है, मैं इससे तुम क्या सोचते हो? ये बता के मेरे को इंप्रेस करोगे मार्क्स ज्यादा है? नहीं, मेरे को सुनना ही नहीं है। मार्क्स ज्यादा है कम आए मैटर वो नहीं करता। मार्क्स तो आएंगे ना, मार्क्स की बात ही नहीं कर रहे हम, मेन मुद्दे की बात नहीं समझ रहे हो। फिजिक्स में अच्छे मार्क आए सबसे ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि हम पहले समझे कि हमें करना क्या है। अपने को काम ही नहीं समझ में आ रहा है, मार्क्स तो आ ही जाता है ना, कोई भी पढ़ेगा कुछ ना कुछ तो मार्क्स आ जाए। क्यों? मार्क्स हमारा पर्पज नहीं है, मार्क्स तो आएंगे। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मार्क्स नहीं लाना है, तुम बोलो सर अपने का मार्क्स नहीं लाना है ना, मार्क्स तो आएंगे अपने आप, लेकिन हमारा मेन पर्पज क्या है पहले वो समझो। आईआईटी एडवांस के लिए सब बच्चे आए हैं, मेंस के लिए तो नहीं आए ना। मेंस भी करना है तभी तो एडवांस दे पाएंगे। पता चला मेंस नहीं होता एडवांस दे सकते हैं। मेंस में अगर हम क्वालिफाई नहीं किए तो एडवांस के लिए तो हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो वो तो हो ही जाएगा। तो हमारा प्रिपरेशन है एडवांस, अदरवाइज तो आप मेंस के लिए भी जा सकते थे, मेंस का तो कोर्स भी चलता है, अलग से नहीं चलता। तो रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तो फिर यही होगा, फिर बातें यही होती है, छोटी छोटी बातें कि ये ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, वो नहीं है। बात है कि अपन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, चीजों को समझें, और क्वेश्चन हमेशा न्यू आएगा इसके लिए तैयार रहें। क्यों? चलो तो आगे बढ़े हम। तो आज कुछ होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं क्या?
ओवन में क्या क्या 1 से 15, ओके। अभी कुछ स्टूडेंट मैं उनको पर्सनली कॉल भी करके बुलाऊंगा बात करने के लिए इस टेस्ट में परफॉर्मेंस। देखो चीजें ये है कि अब वो समझ पर्सनली समझाना पड़ेगा ना, मैंने समझा दिया तो करूंगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलो भी तो डिस्कशन कर लेते हैं एक्सरसाइज ओवन में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो बोल रहे हैं कि ये किधर बैंड होगी, वाटर। वाटर होता है कंडक्टर और ये वाटर न्यूट्रल होता है बाय डिफॉल्ट, और न्यूट्रल जो होगा वो किसी भी चार्ज बॉडी से क्या होगा, कोई भी न्यूट्रल होता है बॉडी, वो चार्ज बॉडी से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो वाटर स्ट्रीम अट्रैक्ट हो जाएगी तो उसकी तरफ बैंड हो जाएगी, रोड की तरफ। क्या डाउट है इसमें, किसको डाउट था 2 में, अभी पूछे थे ना। हाँ ये बात याद रखो उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि टेंशन बताओ। बता देंगे, बहुत सिंपल है। कैसे बताएंगे, तीनों पार्टिकल ए बी सी क्या रेस्ट में रखे हुए हैं क्या, सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तीनों रेस्ट में है, तो नेट फोर्स क्या 0 होगा क्या पूरे सिस्टम पर। अरे जो भी फोर्स लगेगा वो आपस में इंटरनली लगेगा ना, तो नेट फोर्स 0 होगा क्या, यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा तो इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0, और एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 तभी होगा जब तीनों किसमें हो, रेस्ट में, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पर नेट फोर्स 0 कर दो, जैसे इस वाले पर करो। इधर टेंशन मान लो T1, इसके कारण इस पर रिपल्शन लगेगा इधर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके कारण कितना फोर्स लगेगा इस पर, K 4Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2D उसका स्क्वायर। अब नेट फोर्स 0 कब होगा, जब लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स, तो दोनों को इक्वल कर दिया। इधर वाले का सम कितना गया, ये 4 से 4 कट गया, 3KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ऐसे ही किसी दूसरे पे नेट फोर्स 0 कर लो, चाहे इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो। जैसे मैं इस पे कर देता हूं, इस पर इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन अगर T1 है तो इसमें टेंशन में मान लेता हूं क्या है T2, तो इस वाले पर नेट फोर्स 0 कर देता हूं मैं, इजी रहेगा। तो इस पर एक इधर T2, एक 4Q पर, इसके कारण रिपल्शन K 4 इंटू 2 8Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, प्लस उसके कारण इस पर रिपल्शन कितना K 4Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो नेट फोर्स 0 करो, कितना आएगा 8 सॉरी 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर, तो कितना गया ये 9KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और दोनों का रेशियो पूछा 1 और 2 का, तो 1/3, 1:3। कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। इस वाले पर भी कर सकते थे, इस पर फिर 2 टेंशन लगते थोड़ा, मैंने सोचा इसलिए उस पे इजी है। इस पे 4 फोर्स लगेंगे, इसके कारण उसके कारण, और T1 T2, इस पे 3 फोर्स है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4, दे आर एट डिस्टेंस मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो कभी भी मैक्सिमम निकालना है तो Q को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, Q1 और Q2, और बोला कि एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब ये Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पर है R। अब बोला कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, Q1 की किस वैल्यू के लिए लगेगा। तो देखो अगर मान लो मैं इनके बीच का फोर्स लिखता हूं तो कितना आएगा K Q1 Q2। अच्छा Q2 और Q1 दोनों Q से तोड़ के बनाए गए हैं, तो क्या इनका सम Q1 प्लस Q2 का Q होगा। तो अगर मैं Q2 को लिखना चाहूं Q माइनस Q1 तो लिख सकते हैं, ताकि 2 वेरिएबल ना रहे मेरे पास, इसलिए मैंने एक वेरिएबल बनाने के लिए Q2 को लिख दिया Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस F की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो क्या करें इसके मैक्सिमम वैल्यू F के लिए, क्या करें मैक्सिमम वैल्यू के लिए, हाँ डिफरेंशिएशन कर दें। वेरी गुड, मैक्सिमम मिनिमम आता है ना, क्या करते हैं उसमें डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0, तो वही यहां पर कर देंगे अपन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन Q1 की वैल्यू बतानी, यानी Q1 वेरिएबल है ना मेरा, तो DF अपॉन डी Q1 क्या आएगा, DF अपॉन डी Q1, ये K बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, Q Q1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस
2Q1 यही आएगा और इक्वल टू 0। तो Q1 क्या आ गया, Q/2 आया कि नहीं आया? अरे हाँ है ना, बस यही इसका वैल्यू है जिसके लिए F मैक्सिमम होगा। Q1 Q/2 तो Q2 भी Q/2 होगा फिर। तो ये चीजें ध्यान रखो, जब भी मैक्सिमम निकालना हो, डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा हो तो डिफरेंशिएशन करके क्या कर दो, 0। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 क्या होगा उससे, सुपरपोजिशन पढ़ाया था ना, दो चार्ज के बीच का फोर्स तीसरे चौथे पांचवे कितने भी उसके आसपास हो उनसे इफेक्ट होता है, उनसे अफेक्ट होता है, नहीं होता। Q1 Q2 के बीच की अगर डिस्टेंस सेम है तो उनके बीच का फोर्स भी सेम रहेगा, चाहे उनके पास Q3 लाए चाहे Q4 लाए। ये चीजें तो खुद से भी समझ सकते हो, आंसर की में अगर अपन ने देखा गलत हो गया तो कॉन्सेप्ट देखो नोट्स में कि क्या ऐसा बताया था, बिल्कुल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7 नहीं हुआ, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट इन द डायरेक्शन विच शो द टाइम एज। अरे भाई रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नोट निकालना है। देखो अब रिजल्टेंट फोर्स इस पे, जैसे वो टेस्ट वाला क्वेश्चन भी था, ये भी क्वेश्चन है, इसमें यहां पर क्यू नोट रखा है, यहाँ क्यू यहाँ माइनस क्यू। पहले तो इन दोनों के कारण बताओ किधर आएगा फोर्स, इस क्यू के कारण इस क्यू नोट पर नीचे आएगा, इस माइनस क्यू के कारण भी नीचे आएगा। अगर इसका इसका फोर्स एफ है तो इसका भी एफ ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो ये 2F हो जाएगा दोनों मिलके, हाँ कि ना। इसी प्रकार इस वाले क्यू का इस पर जो फोर्स आएगा वो के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर एफ आएगा, इस वाले माइनस का भी खुद की तरफ ही आएगा, तो ये दोनों का जो फोर्स आएगा इधर ऐड हो जाएगा मिलके 2F, और फिर इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, बीचों बीच आएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 45 डिग्री, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर अवर एंड हो तो कितना टाइम होगा ये पूछा है हमसे। तो ये टाइम बीच में 6 यहाँ पे होता है और यहाँ 9 होता है, बिल्कुल बीच में क्या होगा, 7:30, 7:30। किसको, पॉजिटिव ही तो है, कहीं लिखा है नेगेटिव, फिर नहीं कुछ लिखा है उसमें नेगेटिव के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 10, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थ्योरी में लिखा है भी था, क्या दिक्कत है इसमें, इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता है, इंप्लाई मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कंजर्वेशन से, बताओ भाई, ये तो मैं क्या बताऊं, तो बता चुका हूं ऑलरेडी। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, ये तो नहीं होता, चार्ज कैन नॉट बी डेस्ट्रॉय, मैंने बताया था कर सकते हैं डेस्ट्रॉय, बट नेट चार्ज डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसिबल, और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल की तो कोई बात ही नहीं है, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल, हमने एक बताया था न्यूट्रॉन को तोड़ के क्या बना सकते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का पहले चार्ज 0, इक्वल और अपोजिट है तो बाद का चार्ज भी 0, तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, हो गया ना चार्ज कंजर्व। क्या बताया था ना, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना लेता है। नोट्स रखा करो साथ में, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थ्योरी की चीजें उसमें देखा करो। 11, 12, अरे भाई 11 तो बता दिया ना, 12, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बता दिया था क्या है, नहीं बताए थे, चलो उसको भी आज बताएंगे। और तो कल क्या किया था फिर हमने, चलो अभी आज बताएंगे, अभी मैं गोल्ड लीफ में याद दिला देना, बता दूंगा, ठीक है। 13, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता इंसुलेटर का, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट किसका होता है, कंडक्टर का। 14, देखो छोटी छोटी क्वेश्चन है कितने, है ना, मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये, इनमें ये छोटी छोटी गलतियां हो रही है,
रेशियो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम एट सर्टेन डिस्टेंस टू सेम डिस्टेंस इन मीडियम। वैक्यूम में और मीडियम में फोर्स का रेशियो पूछ रहे हैं हमसे, क्या होता है वैक्यूम में फोर्स? हाँ, वैक्यूम में क्या फोर्स होता है? क्या होता है? यही होता है। और मीडियम में क्या हो जाता है? मीडियम में 1/4 पाई, यहां क्या आ जाएगा? है एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो वैक्यूम और इसका, हाँ, एप्सिलॉन आर होगा। अरे हाँ या ना। और एप्सिलॉन आर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताया था ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। तो ये इसका आंसर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। 15 देखो 15 सोचने का सवाल है। 5 बॉल्स हैं और उनको बोला गया है कि बॉल 1 का चार्ज क्या होना चाहिए। तो इसमें बोला है कि 3 पेयर तो अट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन अट्रैक्ट करता है? 1 2 2 4। अच्छा, अट्रैक्शन के लिए क्या चार्ज होना जरूरी है किसी बॉडी का? न्यूट्रल होके भी तो अट्रैक्ट हो सकती है ना। तो यहां से तो हम नहीं कह सकते, इसलिए हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा था कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्जिफिकेशन। रिपल्शन किस किस में हो रहा है? 2 और 3। तो ये तो पक्की बात है कि ये 2 3 चार्ज है, पता नहीं कौन सा है लेकिन सेम है, तभी रिपल्शन हो रहा है। 4 5 भी चार्ज है लेकिन कौन सा है ये नहीं पता। तो देखो हमें 1 का चार्ज बताना है। तो जैसे अपन देखें यहां पर कि 4 और 5 में रिपल्शन हो रहा है और 2 और 3 में रिपल्शन हो रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 सेम चार्ज की बॉडी वो है। मान लेते हैं कि 2 और 3, या तो देखो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या नहीं। 2 और 3 सेम चार्ज है, कुछ भी मान लो। जैसे मान लेते हैं 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, या 2 भी नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 और 3 मान लो सेम चार्ज की है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 2 और 1 में अट्रैक्शन हो रहा है। तो 2 अगर पॉजिटिव मान ली तो 1 कैसी होगी? नहीं, नेगेटिव या न्यूट्रल। 2 और 4 में भी अट्रैक्शन हो रहा है, या तो 2 कैसी होगी? अच्छा 4 लेकिन पक्की बात है चार्ज है, क्योंकि 4 5 में रिपल्शन, रिपल्शन तभी होता है जब वो कैसे हो? चार्ज। अब 2 और 4 में अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है 2 और 4 अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर 2 और 3 को पॉजिटिव माना है तो 4 और 5 को कैसा मानना पड़ेगा? हाँ, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तभी तो उनमें रिपल्शन होगा। और 2 और 4 में अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव। या 2 को पॉजिटिव मान लेते, 3 को पॉजिटिव, तो 4 और 5 को कैसा मान लेते? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो 4 बोल के 4 तो मुझे पता चल गया, बची 1। अब देखो 1 2 से भी अट्रैक्ट हो रही है, 1 4 से भी अट्रैक्ट हो रही है, मतलब 1 जो है पॉजिटिव चार्ज से भी अट्रैक्ट हो रही है, 1 नेगेटिव। तो इसका मतलब 1 कैसी होगी? न्यूट्रल। न्यूट्रल ही दोनों से अट्रैक्ट हो सकती है ना। बस, तो यही इसका आंसर है। बस। और इसके अलावा और क्या था? हाँ, और क्या था इसके अलावा? है क्या? कौन सा? और अभी ऑप्टिक्स का भी तो बच रहा है, उसमें क्या किया था लास्ट? जेई मेंस कर ली थी क्या लास्ट टाइम? अब कौन सी करनी थी? तो उसको बोला था क्या आज करने का? है तो निकालो उसको। क्या? क्यों? ये तो कोई बात नहीं है। मैं तो देखो आज कौन कौन करके लाया है? सबने कर रखी होगी पहले की, तो भी कर ले उसको डिस्कस। क्या भाई, फिर तो देखो, फिर तो कल पेपर करेंगे तो फिर परसों नंबर आएगा, देख लो। क्या? पक्का? परसों फिर पूरा डिस्कस करेंगे अपन, एडवांस और एस। बोलो क्या?
किसका? देखो यहां पर क्या है, माइनर टेस्ट है और इसमें ऐसा नहीं देखा जाता है। जो एक्चुअल एडवांस का होगा उसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगला टेस्ट होगा दोबारा की 21 दिन, तब तक तो भूल जाओगे, दोनों पेपर एडवांस के थे। तो पढ़ाया है उसको, कुछ पूछे तो सही, तो इसलिए दिया है, तो जानबूझ के दिया है ना? क्या? नहीं नहीं, ये माइनर टेस्ट में ऐसे मत सोचा करो, सब पढ़ा करो, जो पढ़ाया सब पढ़ा करो। फिर कब पढ़ोगे? हैं? बाद में पढ़ोगे जब मेंस का पेपर होगा तब। क्या है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, इतना सारा पढ़ रहे हो तो एक थोड़ा सा उसको पढ़ लो, उसमें क्या हो गया। चलो तो अपन अभी आगे बढ़े फिर। हाँ क्या? देखो टेस्ट का मैं अभी करा तो दूंगा, लेकिन उसका पर्पज नहीं समझ रहा हूँ, यही तो बात है। क्या? नहीं, पेपर एनालाइज कर लिया था सबने? पेपर आज मिला है? हाँ, पेपर आज मिला है ना, तो इसलिए। कैसे कर लिया? नहीं, वो ऐप में सबके पास नहीं है ना, तो इसलिए हम जो है पेपर का यही रूल रहेगा आगे से, कि जैसे अपने को पेपर मिलेगा मंडे को, ट्यूसडे को, तो हम करेंगे वेडनेसडे को। हाँ हाँ, वो हटके होगा, इसलिए हटके होगा कि हो सकता है कुछ करेक्शन पेपर में आंसर की में कुछ किसी को इश्यू है तो बता देना अभी, फिर बाद में कल डिस्कस करेंगे, कल बताना सारी बातें, ठीक है? अगर कुछ होगा तो उसको करेक्शन करवा देंगे, इसलिए हट गया वो। ठीक है, फिर दोबारा से आएगा। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं और दिखाना लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे। कुल हम लोग के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे, है ना? तो हमने कौन सा? अच्छा वो कोऑर्डिनेट वाला हो गया क्या वो? बताना था फोर्स ऑन पार्टिकल एट ओरिजिन। पेपर में देखो पहले भी बात हुई है, कल आप लोगों का वो था, कुछ एक्टिविटी थी ना? क्या एक्टिविटी थी? क्या क्या करवाया उसमें? हाउ जी? देखो पेपर में जो है, जैसे बहुत स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली, पेपर में एक चीज समझो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं, अगले टेस्ट में से ध्यान रखना। पेपर कभी भी करते टाइम एक तो क्वेश्चंस को कभी ईगो पे नहीं लेना होता है। जैसे कई बार ये होता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा अच्छे से, एक टॉपिक, और फिर उसी का क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो हमें लगता है अरे यार यही मैंने पढ़ा, यही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर बहुत गुस्सा आता है, उसी में टाइम लग जाता है 10 मिनट, वो पता चलता है बाकी पेपर का टाइम ही नहीं बचा है। ये कभी नहीं करना है, क्योंकि जब टफ क्वेश्चन देना होगा वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। दूसरी बात, पेपर कभी भी एक राउंड में नहीं होता है, एक राउंड में नहीं होता है, मिनिमम 2 राउंड में होता है हर सब्जेक्ट। जैसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स में ऐसे करना होता है कि जो क्वेश्चन हमें लग रहा है पढ़ते ही जी उसको करें, जो लग रहा है थोड़ा मॉडरेट है, मतलब लेंदी जा सकता है, आइडिया लग जाएगा, है ना? ये लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है, तो बाउंसर, उसको छोड़ देना है, मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे ऑप्शन आता है ना, करके आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन लगे होने लायक उसी को करना है। फिर दूसरा राउंड आना है वापस फिजिक्स में ही, पहले टाइम सेट करके जाना है पहले से ही, कि फिजिक्स का पेपर हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टाइम सेट कर दिया 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स में ही करना है।
केमिस्ट्री का हमने जैसे सेट कर दिया 40 मिनट्स, इतना ही करना चाहिए केमिस्ट्री का। मैथ्स का हमने कर दिया 55 मिनट्स। पहले तो ये माइंड में सेट होना चाहिए कि इतना मिनट देना है। अब फिजिक्स का जब कर रहे हो 50 मिनट्स, तो उसमें फर्स्ट राउंड में हमको जो क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक ठाक लेवल पे वो करना है, जो बहुत टफ लग रहा है देखते ही छोड़ देना है। फिर दूसरे राउंड में आके उसको करना है, जितने हो जाए। 50 मिनट में मान लो 40 मिनट लग गया फर्स्ट राउंड का, 10 मिनट में बचे तो उसमें जो क्वेश्चन लगे मीडियम लेवल के फिर वो करना है। जो बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है उसको तो हाथ नहीं लगाना है। ये बात समझनी पड़ेगी। दिक्कत ये है, दिक्कत ये नहीं है कि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते सब है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो की। हम लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा, ये मेरे, अरे भाई नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्या हो गया। एडवांस की कट ऑफ पता है ना कितनी जाती है, कितनी जाती है? 20%, कभी 25, कभी 30। जनरल की है बाकी 10%, 15, 5% इतनी आती है। 2, 3, 3, 4 साल पढ़ते तब इतना होता है 20%। मतलब 12 लाख बच्चों में से 2.5 लाख क्वालिफाई करते हैं, उनमें से 17,000 IIT एडवांस के लिए जाते हैं। तो 12 लाख में फाइनली जो 17,000 बच्चे पहुंचे उनका लास्ट स्कोर है 30%। मतलब एवरेज स्कोर 40%। इतना तो हम ये ना सोचे कि यार हम तो इतना सही कर पा रहे, नहीं, हमको अपने 30-40% इतने ही होंगे। ये आज से नहीं है, पिछले 20-40 सालों से चल रहा है एडवांस का एग्जाम, तब से है ये। हमारे पापा के टाइम, पापा के पापा के टाइम। हम कोई ऐसा नहीं समझे कि हम बहुत आइंस्टाइन के अवतार हैं, नहीं है भाई। अगर हो सकता है आगे जाके हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट अभी का जो पैटर्न है उसको समझे। अच्छी बात है कि हम फर्स्ट रैंक पे लाए, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं कि ज्यादा मत करो, करो ना। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने, सबको सेम टाइम मिल रहा है, सबको सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि हम पहले पेपर में वो करें जो हमें हो जाए क्वेश्चन। तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल कुछ का स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो उस चीज को थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, कम से कम हमें एक सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंच सके, कुछ डिफेंड करने लायक स्कोर तो बने। कितना क्या होता है वो तो क्लास, वो एवरेज से पता चल जाएगा तुम्हें कितना एवरेज जा रहा है और हम कहाँ हैं। हम एवरेज के नीचे हैं कि एवरेज पे, कि एवरेज से ऊपर है। अब चाहता तो यही है सबकी, हर कोई, कि हम सब सबसे टॉप हम ही रहे। कोई है जो नहीं चाहता हो? उसमें ऐप में देखो ना, बताता है सारा एनालिसिस। तो वो रिजल्ट आएगा तब बता देगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट भी करो। अरे तो भाई आ जाएगा, कल आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? रिजल्ट पिछले बार नहीं आया था कैसे, इस बार भी आएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें। बात यह है कि हम जो है पहले अपने टेक्निक्स को सुधारे। पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक सुधारने से बहुत फर्क पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। आने में नॉलेज तो उतनी रहेगी, नॉलेज का तो जो है उतना ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आता है उसको हम बेस्ट कैसे डिलीवर करें, उस पर हम काम करें। 4-5 नंबर भी हम अगर एक्स्ट्रा बढ़ा पाए हम अपने, तो बहुत बड़ी बात है ये। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे फिजिक्स कर लिया, फिर क्या, पहले कौन सा करना है खुद से सेलेक्ट कर लें अपनी पसंद के हिसाब से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और फिर मैथ्स करें। फिर जब 2-2 राउंड सबके हो गए, तो पहले मैथ्स जो भी अपने को पसंद लगता है, उसके बाद फिर लास्ट में का टाइम बच गया, जैसे 50 मिनट हमने किया, 10 मिनट वहां से बचे, केमिस्ट्री के कम से कम 20 मिनट बचाने चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। मैथ्स में नहीं बचेगा टाइम, मैथ्स लेंदी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एडवांस की मैथ्स में टाइम लगता है, तो ऐसे करके लास्ट में आधा घंटा बचाना चाहिए, समझे? 30 मिनट। उसमें थर्ड राउंड जो टफ क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है टफ लिखने में टफ होता है, लेकिन होता नहीं है ऐसे, बहुत बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार हुआ है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-6 लाइन का, एक एडवांस का पूरा आधा पेज का क्वेश्चन है, वो हो रहा है 1 लाइन में सॉल्व। जैसे होता ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के हो। हाथी के दांत देखें बाहर, उससे खाना खाता है वो दिखाने के होता है। ऐसे एडवांस वाले क्या दिखाते हैं, डराने के लिए, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, देखो, इस वाले 1 के कारण इस पर फोर्स लगेगा किधर, लेफ्ट। फिर माइनस के कारण किधर लगेगा, राइट। फिर 3 के कारण लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे लगेगा अल्टरनेट। तो सभी फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए, तो नेट फोर्स हम क्या होगा? तो किसी एक डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव मान लो, जैसे कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, लेफ्ट या राइट?
राइट मान लो, चलो तो ये 1 1 के कारण रिपल्शन का फोर्स लेफ्ट होगा, तो उसको माइनस साइन के साथ लिख देता हूं, के Q1 Q2 1 × 1 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस भी कितनी होगी 1। फिर -2 के कारण 1 पर उधर लगेगा अट्रैक्शन, इसलिए प्लस लिख रहा हूं। ऐसे मत सोचना सर ये तो माइनस है तो ये माइनस क्यों नहीं आया, माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है इस पर, वो किधर है, राइट साइड, और राइट साइड का फोर्स को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का नेगेटिव। कितना आएगा ये फोर्स, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों इसका फोर्स आ जाएगा लेफ्ट में, माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओरिजिन से यहाँ की डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार 4 वाले का आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फिर ऐसे सो ऑन। एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, माइनस के, क्या बचेगा 1 - 1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन। इस सीरीज का सम करना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक जा रही है ये सीरीज। नेक्स्ट में सीरीज एंड एक्सपेंशन पढ़ा है? एक होता है टेलर सीरीज करके, पढ़ा है मैथ्स में? नहीं पढ़ा। अच्छा ये एक्सपेंशन पढ़े हैं, जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे साइन x का होता है, हाँ 12th में, जैसे साइन x का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही एक एक्सपेंशन होता है ln 1 + x का, पढ़ा है ये, क्या होता है x माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही होता है बिल्कुल। अगर इसमें मैं x1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, ln 1 + 1, और इधर क्या आएगा, तो ये जो सीरीज है इसका सम किसके बराबर है, ln 2। तो ये सीरीज यही तो है, तो इसका सम किसके बराबर आ रहा है, ln 2। तो क्या आएगा अपना नेट फोर्स, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू -k ln 2। नेट फोर्स, दिस इज द आंसर। माइनस साइन क्या बता रहा है नेट फोर्स के अंदर, कि नेट फोर्स किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड, -i कैप। बच्चों माइनस साइन लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को बता रहा है कि नेट फोर्स किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। बस यही था इसका। हाँ तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड यही आएगा, बट प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड को प्लस मान लें, राइट साइड को नेगेटिव मान लें, तो ये वाला प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ नेट फोर्स आएगा प्लस साइन के साथ। मतलब उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन समझो कि नेट फोर्स प्लस साइन के साथ आया, और प्लस डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में बता रहा है। अभी हमारा नेट फोर्स माइनस है, और माइनस किस डायरेक्शन को बता रहा है, लेफ्ट, तो अभी भी क्या बता रहा है, नेट फोर्स लेफ्ट। तो बात इंटरप्रिटेशन तो सेम ही है ना, कि नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट। फिजिकल सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन वो मेन चीज होती है, अपना मानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़े, और कुछ होमवर्क, बस। तो दिखाना और क्या किया था इसके अलावा लास्ट, find where third chart should be placed so that it is in equilibrium। होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम वाला नहीं कराएगा, होल सिस्टम कराया तो है, सो होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसी में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसमें कूलम लॉ पर ही। और एक चीज और देखो, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब रिवीजन करें तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या था, हमने क्या किया। तो या तो दोबारा से सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बनाओ, या फिर क्वेश्चन का डायग्राम अलग कलर से बना लो, जैसे ब्लैक या रेड, और फिर सॉल्यूशन उसमें भी अगर लिखते हो तो अलग कलर से, ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या किया है और क्वेश्चन में क्या गिवन, तभी तो प्रॉपर रिवीजन हो पाएगा ना। सबसे बड़ी चीज है प्रॉपर रिवीजन हम कर पाए, और प्रॉपर रिवीजन तभी होगा जब प्रॉपर हमारे पास नोट्स हो, अदरवाइज रिवीजन नहीं हो फिर होता पाता है। क्वेश्चन देखो क्या बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मतलब बहुत जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ये है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल फिक्स हैं, ये है a कोमा जी माइनस -a,0, इसको हटा, फिक्स है ये, और ये वाला है a,0, फिक्स कर दिया, इनको मूव नहीं कर सकते, नॉट मूवेबल। ठीक है, दो चार्ज फिक्स है ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर, ये इधर है a डिस्टेंस पर, वो उधर है a डिस्टेंस पर। एक तीसरा पार्टिकल है Q0, जिसका मास है m, ओरिजिन पे रखा है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या इस पर कोई नेट फोर्स लगेगा? क्या इस पर कोई नेट फोर्स लग रहा होगा इनिशियली? नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा? इसके कारण इधर, उसके कारण इधर, तो कैंसिल आउट होकर के नेट क्या हो गया? जी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा चिन्ना सा एक्स कह लो, तो ये किधर जाएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं इधर या उधर, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाऊं तो किधर मूव करेगा? ये इधर ले जाके मैंने इसको रिलीज कर दिया, फिर किधर जाएगा? वापस इधर आएगा। और अगर उधर ले जाए तो यानी कि ये वापस हमेशा मीन पोजीशन पे ही आता है। तो अगर इसको ले जाकर रिलीज कर दूं तो उसको रिपेल करके इधर भेज देगा, यहां करके वेलोसिटी गेन कर लेगा, रुकेगा नहीं, उधर जाएगा, फिर उधर वाला इधर भेजेगा, तो ऐसे ऐसे क्या करेगा? तो ये प्रूव करो कि इसकी मोशन SHM है। लिख लो, इफ पार्टिकल इज स्लाइटली displaced along x-axis, a particle is slightly displaced and released, a particle is slightly displaced along x-axis and released, prove its motion is SHM. Also find time period. बहुत आसान है, कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने का अपन बहुत बार करते थे, उस समय भी क्या करते थे टाइम पीरियड के लिए? वही थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, फिर नेट फोर्स लिखो, और फिर kx से कंपेयर करके k निकाल लो, खत्म। करें? चलो करो, साथ साथ करते हैं इसको सॉल्व। हाँ, बहुत आसान है ना? नहीं है? अरे आसानी तो है, तो करो तो फिर। हो गया? वेरी गुड, कर भी लिया। किस किसने कर लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी स्टूडेंट्स भी करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल दिया कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, तो बच्चों स्लाइटली डिस्प्लेस यहां से अगर मैं इसको कर दूं, लेट से x इधर ले आया Q0 को, तो ये वाला जो Q है ये इसको धक्का मार के वापस ओरिजिन की तरफ भेज देगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा इस पर? नेट फोर्स इस वाले के कारण कितना आएगा? इससे तो कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी? a प्लस एक्स, और इससे कितनी डिस्टेंस रह गई? a माइनस एक्स। यस और नो?
तो नेट फोर्स जो आएगा उस वाले के कारण लिखो पहले तो, इसके कारण इधर आएगा राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं मैं, तो इस वाले क्यू के कारण कितना आएगा क्यू नॉट पर, के क्यू नॉट अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस वाले क्यू के कारण इधर देखो, ये वाले के कारण, इसके कारण किधर आएगा, इस पर लेफ्ट साइड आएगा ना, तो माइनस कितना आएगा, के क्यू नॉट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? तो बस खत्म क्वेश्चन, के क्यू नॉट कॉमन हो गया, क्या एलसीएम हो गया, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्या हुआ ये नेट फोर्स, के क्यू नॉट, ऊपर कितना आएगा 4ax माइनस 4ax, और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट क्वेश्चन में बोला स्लाइटली का मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन ए, तो एक्स स्क्वायर ऑल्सो लेस देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, बोलो नेग्लेक्ट। तो क्या बचा नेट फोर्स, माइनस 4k क्यू नॉट ए अपॉन नीचे ए की पावर 4, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ए की पावर 4, ऊपर ए है तो नीचे बचेगा ए क्यू, और x तो है ही है। तो क्या ये एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ये क्या है, एस एच। और ये जो है ये फोर्स कांस्टेंट का काम कर रहा है के का। सो व्हाट इज टाइम पीरियड टी, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह पर ये पूरा क्या 4k क्यू नॉट ऑन ए क्यू, दैट्स द आंसर। अगर ये x बहुत छोटा नहीं होता ए से, तब क्या इसकी मोशन को एसएचएम बोल सकते हैं? बोलो जल्दी, नहीं, ऑस्किलेटरी बोलेंगे लेकिन एसएचएम नहीं बोल सकते। एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, नीचे वाला ये वाला देखो इधर, ये एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, तभी तो ये नेट फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आया, नहीं तो अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होता तो ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो क्या एक्स के प्रोपोर्शनल आता क्या? नहीं आता। ठीक है ना, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और अब इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें और हम बोले कि अगर इसको y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दें थोड़ा सा, तब भी क्या इसका मोशन, तब भी क्या है ऑस्किलेशन करेगा? अगर इसको y के लॉन्ग डिस्प्लेस करें, बोलो जल्दी, करेगा या नहीं करेगा? कैसे करेगा? y के लॉन्ग अगर डिस्प्लेस करें तब कैसे करेगा ऑस्किलेशन? नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर y के लॉन्ग कर देंगे तो यहां आ गया, तो यहां पर इसका फोर्स उधर, इसका फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट क्या ऊपर आएगा? तो क्या वापस ये मीन पोजीशन पे लगे आएगा क्या? ये तो दूर भाग जाएगा यहां से, वापस लौट के नहीं आएगा, तो क्या इसका ऑस्किलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन बोल दिया जाए कि व्हाट इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये देखो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सुन लो, मैं लिखा नहीं रहा हूं, वैसे सारी चीजें लिखाना पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, 3 टाइप के होते हैं ना इक्विलिब्रियम। तो एक्स एक्सिस के लोग कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, क्योंकि स्टेबल हो तभी तो ऑस्किलेट कर रहा है वो। अच्छा, हमने बोला व्हाट इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, अनस्टेबल, क्योंकि नेट फोर्स मीन पोजीशन से अवे लग रहा है, वापस आ रहा है क्या मीन पोजीशन पे, तो कौन सा टाइप हो गया ये? अनस्टेबल। देखो हर डायरेक्शन में अलग अलग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हो रहा है, हो सकता है ऐसा, हाँ अभी वो देखेंगे वो भी। अगर जेड के लॉन्ग डिस्प्लेस करें तब इसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? अनस्टेबल, क्योंकि जेड में भी अगर मैं इसको इधर ले आया,
यहां पर कहीं, तो इसका फोर्स इधर, उसका इधर, रिजल्टेंट तो उसको दूर ही भगाएगा ना कि पास खींचेगा अपने, अगर सभी पॉजिटिव है, यस और नो? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर ये क्यू नॉट माइनस हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले, सेम है बट ये माइनस क्यू नॉट है। अब किस डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? एक्स वाई जेड में से, वाई में और जेड। एक्स में क्या होगा? क्यों? देखो अगर मैं इसको एक तरफ कर देता हूं, डिस्प्लेस राइट साइड, यहां ले आया इसको इधर, यहां से उठा के यहां ले आया माइनस क्यू नॉट को इसके पास, क्यू के पास, तो अब नेट फोर्स किधर लगेगा इस पर? ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, बट उसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो नेट किधर होगा? राइट। तो क्या वापस अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आएगा? तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। और अनस्टेबल में कभी भी ऑस्किलेशन नहीं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि टाइम पीरियड फाइंड करो, बट इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग वाई एक्सेस, और यू कैन से अलोंग जेड एक्सेस, सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन लिख लें नेक्स्ट, फाइंड टाइम पीरियड of small oscillations along y-axis. Find time period of small oscillations of Q naught along y-axis. Okay. टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑस्किलेशंस अलोंग वाई एक्सेस। हाँ जी, कर सकते हैं। हो गया? किस किस का हो गया? वाई के लॉन्ग डिस्प्लेस कर दिया जाए इसको, अगर इसको कुछ डिस्टेंस वाई से डिस्प्लेस कर दिया माइनस क्यू नॉट को, नेट फोर्स लिखना है अपने को टाइम पीरियड के लिए। इस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर नेट फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्शन का एफ, इसके कारण भी इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? एफ। अगर इसके कारण इस पर एफ, तो इसके कारण भी इस पर एफ सेम ही होगा। जहां पर एफ कितना होगा? हियर एफ विल बी के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिया, माइनस हो तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन, ये कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में? वेरी गुड। ये कितनी डिस्टेंस है? ए। ये कितनी है? वाई। तो ये वाली कितनी होगी? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। बिल्कुल, बोलो ये सुन लो। बट मुझे तो नेट चाहिए। हाँ, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे वाई स्क्वायर को, क्योंकि बोला है स्मॉल। बिल्कुल करेंगे, अभी कर देंगे, बाद में कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स, ये तो एफ आया, व्हाट इज नेट फोर्स? वेरी गुड, एफ नेट। इसका ये कंपोनेंट ले लो, अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी देखो सिमेट्री है दोनों तरफ, ये भी क्या होगा? थीटा। इसका एफ कॉस थीटा, इसका एफ कॉस थीटा, तो नीचे आएगा नेट मिलकर के कितना? ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट का क्या होगा? कट जाएंगे, तो बचा क्या? नेट फोर्स 2f। और किस डायरेक्शन में आ रहा है ये नेट फोर्स?
टूवर्ड्स, ये इसकी मीन पोजीशन थी ना। अरे बच्चों मीन पोजीशन यही थी ना, तो इसी की तरफ तो आ रहा है, हाँ या ना। चाहो तो माइनस लगा लो, माइनस ये बता रहा है कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी और फोर्स किधर आ रहा है, नेगेटिव। माइनस साइन मैंने लगा दिया, लगाओ तो लगा लो। वैसे भी अपने को टाइम पीरियड के लिए अपने को केक का मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माइनस से कोई दिक्कत, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये फोर्स नीचे है नेगेटिव, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। उससे मतलब नहीं है, बस वो तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट है ना। तो क्या गया ये, के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा है, वन कैसे हो जाएगा, छोटा तो है बट वन। कॉस थीटा यहां से हो जाएगा वाई अपॉन, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना साफ साफ, तो वाई अपॉन ये वाली डिस्टेंस बी बाई एच, बेस अपॉन एच, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या गया अपना नेट फोर्स फाइनली, माइनस टू के क्यू क्यू नॉट वाई, नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। अप्रोक्सीमेशन लास्ट में करना चाहिए सबसे, अब खत्म। अब अप्रोक्सीमेशन कर दो, क्या क्वेश्चन में बोला है वाई वेरी स्मॉल है, यानी लेस देन ए होगा तो वाई स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो इसको क्या कर दें नेगलेक्ट। तो नीचे ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी क्या बचा ए क्यूब। तो क्या बचा नेट फोर्स, -2 के क्यू नॉट अपॉन ए क्यूब। और ये फोर्स क्या एसएचएम के फॉर्मेट में आ गया, बिल्कुल आ गया। एफ नेट इक्वल टू के एक्स, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह वाई मान लिया था बस। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, सो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2πm/k, 2k क्यू नॉट अपॉन ए क्यू, दैट्स आंसर। ठीक है, तो ये कुलम लो के अंदर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है, जो हम सब अब कर सकते हैं, इसको नहीं। चलो अब इसी में हम देखो कुछ थोड़े चेंजेस करते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर ले। डन। देखो जो लिखते हैं ना, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, ऐसे नहीं लिखते एक एक को, मतलब पहले एफ नेट फिर इक्वल फिर -2 के, कम से कम एक लाइन पूरा एक बार में लिखो, थोड़ा फोकस करो सिर्फ बोर्ड पर। हमारा पर्पज ये नहीं है कि बोर्ड से कॉपी करना है, ये तो हम नोट्स तो आपकी शीट में भी है, ये तो सब बच्चों को कहीं से भी नोट्स मिल जाएंगे। एक तो क्लास में जो चल रहा है उसका थोड़ा समझा करो कि क्या बात किस सेंस में जा रही है, समझ रहे हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि कानों से सुनना है और बस बोर्ड पे उतारना है, उस चीज का भावार्थ क्या है, उसके पीछे का क्या उसका जो है मीनिंग है, मतलब किस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं, उस चीज को भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का भावार्थ समझ जाओ, है ना। चलो अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रोइड से कुछ डिस्टेंस x ऊपर
इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंट्रोइड से एक्स डिस्टेंस ऊपर एक फोर्थ पार्टिकल है क्यू नॉट। मतलब कैसे रखा है ये, जैसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें एक ट्रायंगल रखा हुआ है अपने पास। क्या रखा हुआ है? ट्रायंगल। जैसे एक ट्रायंगल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ट्रायंगल रखा हुआ है, उसके तीनों वर्टाइसेस पे तीन पार्टिकल हो गए, सेंट्रोइड से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर यहां बाहर आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर यहां एक फोर्थ पार्टिकल है क्यू नॉट। तो इस फोर्थ पार्टिकल क्यू नॉट पर इन तीनों के कारण नेट फोर्स बताना है कितना होगा। नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है, क्यू नॉट पर कौन फोर्स लगा रहा है? वो जो तीन ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर रखे हैं वही लगाएंगे। ट्रायंगल का साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ऑफ साइड लेंथ एल। अब देखो ये थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया 3D में। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे जो विजुअलाइजेशन को हमारे को बहुत एनहांस कर देंगे। और देखो फिजिक्स का सबसे बेसिक रूल है ना, वो यही है, क्या? कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पहले हमें क्या करना है? विजुअलाइज करना कि उसमें हो क्या रहा है। जैसे मैकेनिक्स में ये ज्यादा होता था 11th के अंदर, है ना? नहीं होता था? हाँ, वहां पे ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ कम जगह पर है, लेकिन जो है उसको थोड़ा समझे। अब पहले तो यही समझना पड़ेगा कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, उसके बाद कितना आएगा उसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। तो पहले थोड़ा विजुअलाइज करें कि नेट फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में। बताओ मुझे, किस डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स? वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। अगर ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है और इसके सेंटर से जस्ट ऊपर यहां एक चौथा पार्टिकल है, तो ये तीनों जो रखे हैं उसका नेट फोर्स किधर आएगा? इस पर वर्टिकली ऊपर आएगा, मतलब ये एक्स के डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है, थोड़ा फील भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं आ रहा होगा? क्योंकि कुछ सिमेट्री नहीं है। अरे इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल नहीं होता तब तो बहुत हालत खराब हो जाती कि कंपोनेंट को हो जाता। बट हमारा मेन पर्पज वो नहीं है अभी फालतू की मैथ्स वाली घिसाई करना। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ के इसको कर दे तो फिर मेरे को आंसर बता दे तो। नॉट गुड विजुअलाइजेशन। हम्म, सही है। करो करो, मैं जब तक इस देखो भाई, फिजिक्स है ना बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे बच्चों को का भी कुछ नहीं होता उसमें, एक्चुअली उनको लगता है कि हर चीज टफ है। जब तक टफ ना बनाई जाए उनको लगता है कि ये तो बहुत मजा नहीं आया। चीजों को इजी को टफ बनाना फिर उसको इजी बनाना, ये बेकार बात है एकदम, निहायत ही बेकार। बहुत सिंपल है, हमने पता नहीं वो दिमाग में हो जाता है कि बहुत टफ है, ये है, कुछ नहीं है। एडवांस जी, एडवांस के जो क्वेश्चन है पेपर हम डिस्कस करते भी हैं, करेंगे भी अभी, जैसे कल करेंगे, है ना? हर सब्जेक्ट हर उसमें सारे क्वेश्चंस जेन्युइनली टफ नहीं होते, एक दो होता है वो जेन्युइनली होता है, वो किसी से भी नहीं होता है ना। एडवांस में एक दो क्वेश्चन बहुत जेन्युइनली टफ होते हैं, वो किसी से भी नहीं होता है। एडवांस में 100% स्कोर करना बहुत आज तक तो हुआ नहीं। तो विजुअलाइजेशन करें, चीजें सिंपल है उनको सिंपल रखें और हो जाता है काम। तो किसी ने किया और बताएंगे? नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड।
और एनीवन एल्स? क्या हुआ? वेरी गुड। और किसने किया? वेरी गुड, बहुत कई बहुत अच्छे। इधर से गर्ल्स में से एनीवन? खुद से किया ना भाई? हाँ, देखो जिनसे नहीं होता वो घबराए नहीं, क्योंकि कई बच्चे जो बताते हो सकता है वो पहले पढ़े हो। मैंने तुमसे भी कहा है कि पहले पढ़ लिया करो थोड़ा सा, है ना। कुछ बच्चे पहले से भी करके आ सकते हैं, कुछ जेन्युइनली कर सकते हैं, सबका अलग अलग होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है। और जैसा कि सबको पता है क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल अगर कोई चलाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर वो अब की बार तो तब का तब देखेंगे क्या करेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन को समझते हैं अपन कि फोर्स पूछ रहे हैं हमसे, तो थोड़ा सा विजुअलाइज कर ले कि फोर्स लगेगा कैसे। देखो भाई, इस पर जो फोर्स लगेगा तीनों के कारण पूछा है। देखो ये थोड़ा 3D में, इसको थोड़ा समझना। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ट्रेंगल है और ये एक वर्टाइसेज पे चार्ज रखे हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, टफ करने से नहीं होता। कुछ बच्चों को गलत फहमी कि हम बहुत ज्यादा टफ करेंगे। इजी चीजें, इजी टफ जैसा कुछ नहीं होता है। बात होती है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट अगर हमारा बन गया तो उसके बाद हम टफ भी कर लेंगे। टफ जैसा कुछ नहीं होता है, वो कहने की बात होती है, दिखाने की कि ये इतना टफ, वो टफ, ये टफ। हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओलंपियाड वगैरह में फिर उसमें थोड़ा अलग लेवल चला जाता है, वो नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रिपरेशन समझनी पड़ेगी, हम कर क्या रहे हैं पहले। ये हमें पहले हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम मेंस नहीं कर रहे, हम बोर्ड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? जेई एडवांस। मेन प्लस एडवांस, मेन तो हो ही रहा है। और अपने दिमाग से ये गलत फहमी बिल्कुल अच्छे से निकाल दें कि इसमें बहुत हाई फाई होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। इस बार का पेपर भी है ना। बात वही है, वो बात तो बात ही है। चलो क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर 3 पार्टिकल रखे हैं वर्टाइसेस पर, लाइक दिस। कैसे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे रखे हैं। क्लियर है बात? थोड़ा 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हैं? 3 चार्ज देखो, एक ये रखा, एक ये रखा, एक रखा, दिख रहा है सबको? 3। एक का रखा है यहाँ, तो इस पर इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, और उसके कारण इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब इसको थोड़ा डायग्राम में बनाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जैसे कि ये वाला पार्टिकल है, इसका फोर्स लगाते हैं इस पर, तो इसका फोर्स इस पर ऐसे लगेगा, एफ। अरे बोलो, ये वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल थीटा पे लग रहा है। मान लो कितने पे लग रहा है? थीटा। 3D में है ये, और तीनों सेंटर है ये, सेंटर। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ट्रायंगल के सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी किसी भी वर्टेक्स से? ये सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है? पता ना सबको ये? अरे पता ना भाई, ये मीडियन जो होती है उनका इंटरसेक्शन होता है सेंट्रोइड। मीडियन की लेंथ होगी ये 60, ये एल, तो ये √3l/2, और ये 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो वहां से करके ये आ गया l/√3। ठीक। अब ये जो डिस्टेंस है l/√3, यहां पर रखा है चौथा पार्टिकल इधर, तो इसके कारण इधर फोर्स, इसके कारण थोड़ा नीचे, और इसके कारण उधर। उन तीनों फोर्स का क्या वर्टिकल डायरेक्शन? ये तो मैंने ऐसे बना दिया, मतलब इस प्लेन में। ट्रायंगल वर्टिकल में बना लो तो पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल में आ गया। ये ट्रायंगल अगर हॉरिजॉन्टल में है तो पार्टिकल ऐसे वर्टिकल। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम ये वाला रखते हैं हॉरिजॉन्टल वाला ही, तो इधर फोर्स लगेगा एफ, तो उसका कोई एक कंपोनेंट तो ऐसे होगा एफ कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? फिर दूसरे वाले का भी जो एंगल बनेगा वर्टिकल से सेम थीटा होगा कि नहीं होगा? और तीसरे वाले का जो लगेगा उसका भी वर्टिकल से सेम होगा कि नहीं होगा? तो तीनों के एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, तो वर्टिकल में नेट कितना आएगा? अच्छा 3f। जैसे इसका एफ कॉस थीटा आ रहा है, ऐसे बाकी दो के भी एफ कॉस थीटा आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका भी एफ कॉस थीटा आएगा, उसका भी एफ कॉस थीटा आएगा। और वो एफ साइन थीटा वालों का क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कैंसिल? जैसे यहां पर पॉइंट है, चलो इसको इधर मान लो, बात एक ही है। ट्रायंगल ऐसे रख के पॉइंट ऐसे रखो, चाहे ट्रायंगल ऐसे रख के पॉइंट ऐसे, बात एक ही है ना। तो इसके कारण इधर आएगा एफ, उसका इधर आएगा एफ साइन थीटा, इधर आएगा एफ साइन थीटा, इधर आएगा ऐसे एफ साइन थीटा, और एफ कॉस थीटा ऊपर। इसी प्रकार इसका ऐसे आएगा, उसका एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर।
इसी प्रकार इस वाले का इधर एफ आएगा तो उसका एक एफ कॉस थीटा ऊपर और एक एफ साइन थीटा इधर। ये जो एफ साइन थीटा है तीनों क्या एक दूसरे से कोई भी दो एडजेसेंट सेम एंगल पर है? अरे हाँ या ना? इसको अगर मैं पीछे ले लूं इसको तो इनके बीच में कितना कितना एंगल है सबके? 120। और जब एक पॉइंट पर एन वेक्टर एक्ट करते हो किन्हीं भी दो एडजेसेंट के बीच में एंगल सेम हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। क्या होता है उनका रिजल्टेंट? जीरो। एक पॉइंट पर ऐसे तीन वेक्टर है या पांच है या चार है और किन्हीं भी दो के बीच का एंगल सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। तो इनका तो रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। और वो जो आ रहा था एफ का कॉस थीटा कॉस थीटा ऐड हो गए तो कितना बन गया नेट फोर्स? बोलो 3F। पक्की बात है? लिख दूं 3F cos थीटा? बिल्कुल। सो दिस इज द 3F cos थीटा, जहां पर F क्या होगा थीटा क्या होगा, बस ये देख लो। F तो है किसी भी एक के कारण, जैसे इसके कारण इस पर ये x है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये r कितनी होगी ये डिस्टेंस? थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा, वो डायग्राम 2D में है ना इसलिए लग रहा होगा ऐसा। एक्चुअली में ये वाली लेंथ जो होगी ना और ये वाली, ये दोनों क्या होंगी? परपेंडिकुलर। क्यों होंगी परपेंडिकुलर? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये तो इसी प्लेन में है और वो वाली जो लेंथ है एक्स वो प्लेन के आउट परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में एंगल कितना होगा? 90। तो ये L/√3 और ये x, तो वो जो r होगी r वो क्या होगी? √L/√3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, लेकिन स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस का तो रूट हट जाएगा, इनटू cos थीटा। अब cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा ये वाला, ये cos थीटा होगा b/h, बेस कितना होगा इस ट्रायंगल का? x। समझ में आ रही है? बेस x होगा। अरे हाँ या ना? ऐसा ना, ये ट्रायंगल ये x होगा, ये चार्ज होगा, तो ये थीटा इन दोनों के बीच का है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस x, ये वाली r, तो cos थीटा होगा x/r। कितना होगा x/r? x/r। और r की वैल्यू तो अपनी है √L/√3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया ये? 3kq0 L²/3 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द नेट फोर्स 3F cos थीटा। अगर ये स्क्वायर होता और स्क्वायर के सेंटर से x ऊपर चौथा पार्टिकल होता तो उस पर कितना फोर्स लिखता फिर? 4F cos थीटा। वहां पर बस ये वाली जो वैल्यू हो जाती, कौन सी वाली? ये वाली। अगर ये स्क्वायर होता लाइक दिस, ये एक स्क्वायर है और इसके सेंटर से ऊपर यहां है क्यू 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 क्यू, तो इसमें कितना होता नेट फोर्स? 4F cos थीटा होता और cos थीटा की वैल्यू होती x/ ये r होता, ये हो जाता a/, अगर इसकी साइड लेंथ a है a/, तो ये L/√3 के स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर होता? a/√। पेंटागन होता, पेंटागन रेगुलर, उसके सेंटर से x ऊपर होता तो उस पर कितना होता? 5F cos थीटा। हेक्सागन रेगुलर है, उसके सेंटर से x ऊपर है, उस पर कितना होगा? 6F cos थीटा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? थीटा 60 कैसे जाएगा बेटा? अरे कौन सा थीटा ले रहे पहले ये पता है? ऊपर वाला कहाँ? ये इक्विलेटरल कहाँ से नजर आ रहा है? ये x है, ये L/√3 है, ये अलग है यार। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, आउट ऑफ द प्लेन है x और l। इक्विलेटरल कहां से नजर आ गया? किस नजरिए से इक्विलेटरल नजर आ रहा है? क्यों भाई? कैसे मतलब सोचा इक्विलेटरल है? किस आधार पर सोचा? क्या? अरे वो तो अलग चीज है, वो तो समझ नहीं रहे हो। आउट ऑफ द प्लेन वाली बात नहीं समझ में आई, उसको छोड़ो। पहले ये वाला तो इक्विलेटरल थोड़ी होगा ये वाला।
वो तो अलग चीज है यार, थोड़ा समझो उसको 3D में। फिर एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर पार्टिकल है फोर्थ, इसका इधर एफ, उसका उधर एफ, और इसका इधर एफ, ठीक है। उस एफ का एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा, साइन थीटा इसके जस्ट अपोजिट आएगा ऐसे। इसका एफ का एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा ऐसे। इसका एफ का एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। और जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला बनेगा, ये एक्स है, ये आर है, ये L/√3 है, ये ट्रायंगल बनेगा ऐसा, लाइक दिस। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल होगा इधर थीटा, वो थीटा है। और वो जो एफ साइन थीटा है वो ट्रायंगल के प्लेन के पैरेलल आ रहे हैं तीनों, वो ट्रायंगल के अंदर नहीं है, वो ट्रायंगल के बाहर है, वो एफ साइन थीटा तीनों। नहीं है समझ में अभी भी? आगे सबको आगे बढ़े फिर, चलो। अच्छा, अब मेरा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ, ये काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है मतलब थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड है, कि एक फंक्शन दिया गया है हमें x अपॉन सम कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला टर्म देखो बहुत बार आ चुका है अभी अभी में। इस क्वेश्चन में भी ये टर्म आया कि नहीं आया? ये तो कांस्टेंट है 3k/q, इनको छोड़ो, ये वेरिएबल देखो x, ये L/√3 का स्क्वायर मतलब कुछ कांस्टेंट का ही तो स्क्वायर है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन था जिसमें y के लोग डिस्प्लेस किया था, उसमें भी नेट फोर्स कुछ ऐसा ही आ रहा था, y अपॉन यहाँ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर। तो ये वाला टर्म बहुत ही ज्यादा कॉमन है फिजिक्स के अंदर। इसका ग्राफ बनाना है हमें। क्या बनाना है? ग्राफ। ड्रॉ ग्राफ। देखो ये तो मैं ही बना के दिखाता हूं, क्योंकि इसका अगर ग्राफ बन गया मेरे को इसका, तो ये वाला जो टर्म है तो कांस्टेंट है, और किसी भी ग्राफ को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या उसका शेप चेंज होता है? क्या नहीं, बस उसकी वो हाइट वाइट चेंज हो जाती है। क्यों? देखो बच्चों, ग्राफ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथ्स के अंदर, धीरे धीरे कवर होता है। इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं ग्राफ बनाने की, जिनमें कुछ बेसिक टेक्निक्स जो हमें सबको आनी चाहिए। क्या? जैसे एसएचएम की जेईई एडवांस के डिस्कशन के टाइम क्या ये क्वेश्चन अपन ने बताया था, उस समय पोटेंशियल एनर्जी वाला था, उसमें कहा था उन्हें ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ बना के भी बताया था। देखो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना अपने को, उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, वो जरूरत भी नहीं है। हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाना है ग्राफ का। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं काम? देखो सबसे पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि भाई वो ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, लास्ट में इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लो सपोज मैं इसी की बात करूं, इस फंक्शन की f की, तो इसकी स्टार्टिंग x बराबर 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो x बराबर 0 पर क्या वैल्यू है f की। जैसे मैं बोलूं x बराबर 0 पर क्या वैल्यू है। देखो एक ऐसे हर पॉइंट का तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट का तो कर ही सकते हैं ना। अरे हाँ या ना। और एक x इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तो f की वैल्यू कितनी होगी? अगर x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए बहुत बड़ा, तो f की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कैसे? बताओ ना कैसे होगी? डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है ना, ये x का स्क्वायर है, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस समथिंग a, वो तो नेग्लिजिबल हो गया, उसकी पावर 3/2 यानी x क्यूब है नीचे, इन्फिनिटी क्यूब और ऊपर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। मतलब नीचे वाला टर्म बड़ा है ना, तो वो 1/इन्फिनिटी स्क्वायर बचेगा फाइनली, इन्फिनिटी स्क्वायर की पावर 3/2 इन्फिनिटी क्यूब, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी क्यूब, तो क्या होगा? 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा? 0 होगा। मैथ में पढ़ लिए कि लिमिट्स वगैरह ये सब? अच्छा तभी बता दिए। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब बीच के पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, तो हम उनमें बस क्या करें, एक काम करें। देखो इतना तो हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जो ग्राफ है ना स्टार्टिंग में 0 होगा और लास्ट में जैसे जैसे इन्फिनिटी जा रहा है 0 की तरफ जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। अब बीच में कहां ऊपर नीचे कितनी बार हो रहा होगा ये हमको देखना है। और दूसरी चीज ये भी देख लो कि क्या ये कभी नेगेटिव भी होगा क्या।
मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा एफ। तो जैसे देखें एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो एफ हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ हमेशा क्या रहने वाला है, यानी ग्राफ रहेगा तो ऊपर ही, यहां जीरो रहेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाने पर जीरो होगा, बीच में क्या होगा वो देखना है। वो कैसे देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमा, कि कहां पर ये ग्राफ मैक्सिमम जा रहा है, कहां पर मिनिमम जा रहा है। और वो कैसे पता करता है मैक्सिमम मिनिमा, स्लोप से। जहां पर स्लोप जीरो होता है, जैसे ये कोई ग्राफ है ऐसे, इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, स्लोप जीरो। बच्चों यहां भी स्लोप जीरो है और यहां भी स्लोप जीरो है। तो स्लोप को अगर हम जीरो कर दें, उससे अपने को पता चल जाएगा कि ग्राफ कहां से टर्न लेगा। जैसे ये ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, अरे हाँ या ना। तो टर्निंग पॉइंट पता करने का तरीका क्या है, स्लोप इक्वल टू। बाकी चीजें भी होती हैं, जैसे कॉन्केविटी, जैसे ये कॉन्केव अप है, ये कॉन्केव डाउन है कि नहीं। अब जैसे ये कॉन्केव अप है, फिर कहां से कॉन्केव डाउन हो रहा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव, वो सब इतना मैथ्स हमें नहीं लगाना फिजिक्स में, ठीक है, हमें इतना डीप में, बस इतना सा भी आइडिया लग जाए तो ग्राफ बन जाएगा। तो एक काम और करते हैं, स्लोप और चेक कर लेते हैं कहां जीरो होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, df बाई dx। और इसको मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूं, कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले से होगा, u बाई वी। पता है u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, u बाई वी का, जैसे डी बाई डी एक्स करना, u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, है ना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, तो कैसे करते हैं उसको, वी स्क्वायर पहले, फिर v, फिर ऊपर वाले का डी यू बाई डी एक्स, माइनस आता है u डी वी बाई, पता है सबको ये फॉर्मूला, u बाई वी रूल, कोशिएंट रूल बोलते हैं इसको क्या, तो उसको लगा दें। चलो तो ये u बाई वी का है, तो पहले v का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, फिर क्या आ रहा है v नीचे वाला फंक्शन, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, फिर इनटू में देखो क्या आ रहा है, डी यू बाई डी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर देखो क्या आता है माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका नीचे वाले का क्या होगा डिफरेंशिएशन, चैन रूल लगेगा भाई उसमें, क्या लगेगा, पहले उसको एक्स की पावर एन से करो, तो एक्स की पावर एन से क्या आएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा क्या होगा 0 प्लस 2x, दैट्स इट। और स्लोप को क्या कर दें, इक्वल टू 0। मैं जानना चाहता हूं कि कहां स्लोप 0 है, ताकि पता चले ग्राफ का टर्निंग पॉइंट। यस और नो, क्या आएगा इसको 0 करने पर, ये तो इधर आके 0 बन गया, ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 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 देखो, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ गई, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, तो किसको 0 करें, इसको 0 करें, तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x कितना गया यहां से प्लस माइनस a बाई रूट 2, यानी अभी तो मैं पॉजिटिव x की तरफ का ग्राफ बना रहा हूं, तो कौन सा पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 है, a बाई रूट, तो बच्चों यहां कहीं a बाई रूट 2 मान लो, ये पॉइंट a बाई रूट 2, तो यहां पर टर्निंग पॉइंट, तो ग्राफ इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऊपर आता जाएगा जाता जाएगा, और ये जो पॉइंट है यहां से क्या लेगा, वो टर्न लेगा, और मतलब स्टार्टिंग में 0, लास्ट में 0, बीच में स्लोप 0, तो ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल है, पहले बढ़ेगा बढ़ेगा टर्न लेगा, स्लोप 0 गया, यहां पर देखो स्लोप 0 गया ना, फिर वो नीचे चला गया 0 की, तो खत्म, बन गया। तो कुछ आइडिया लगा किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो कुछ कॉमन चीजें चेक कर लो कि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या है, लास्ट में क्या है, या फिर वो नीचे नेगेटिव भी जा रहा है, वो तो यहां पर हुआ नहीं, मान लो कि ये फंक्शन नेगेटिव जा रहा होता नीचे, तो किस पॉइंट पे जाएगा, जिस पॉइंट पे नीचे जाएगा वहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, और एक्स एक्सिस को कट करने का कैसे चेक करते हैं, कहां कट करेगा, y को 0 कर दो, तो वो सब छोटी मोटी टेक्निक्स है, और एक स्लोप,
इससे हमारा ग्राफ बन जाता है। बन गया ग्राफ क्या? हाँ, नेगेटिव साइड का अगर बनाना हो वो कैसे बनेगा? ये तो जीरो से प्लस एक्स का उधर बनाया, प्लस इन्फिनिटी। अगर जीरो से माइनस इन्फिनिटी की साइड का बनाऊं तो वो कैसा बनता? इसी का उल्टा कर दो। क्यों? मिरर इमेज ले लो नीचे। क्यों? क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज, हाँ ओड फंक्शन है। अरे कैसा फंक्शन है ये? तो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए एफ की वैल्यू जो रहेंगी वो एज इट इज रहेंगी, बट वो नीचे हो जाएगी ना। तो अगर इधर नेगेटिव साइड का ग्राफ बनाना होता तो वो कैसे बनता? हाँ, वो एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी क्या ले लो? मिरर इमेज। तो वो ऐसा बन जाता। मैं इधर बना देता हूं उसको भी। तो पूरा अगर ग्राफ बनाना होता, ये तो बन गया, बना लो इसको। कंप्लीट ग्राफ जो कुछ इस प्रकार का बनेगा। इधर तो ये बन गया a/√2। इधर की तरफ भी अगर बनाना होता तो वो कुछ ऐसे बनता। क्यों ऐसे बनता कि नहीं बनता? ये वाला पॉइंट बता सकते हो? हाँ देखो, यहाँ पर स्लोप जीरो करने पे दो पॉइंट आ रहे हैं, एक प्लस a/√2, एक माइनस। तो वो माइनस वाला इधर का पॉइंट है, यहां पर भी स्लोप जीरो होगा, लाइक दिस। आपको एक ग्राफ क्यों बनवाया है यहाँ पर? इस क्वेश्चन का क्या पर्पज है? क्या पर्पज है? बनवा दिया बस, पर्पज पता चल जाएगा अभी। ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो इसका ग्राफ हमें आना चाहिए। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। टाइम हो गया आज का ना? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम लोग के काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बाकी शीट से करना है। एक क्वेश्चन है, इसको बना लिया क्या? बनाओ तो भाई। बता दूं इधर से? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है अभी जो मैंने लिया था, ये ट्रायंगल वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी जो जस्ट लिया था इससे पहले। इसके तीनों वर्टाइसेस पे क्यू रखे हुए हैं और सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर एक छोटा पार्टिकल रखा है क्यू नॉट वर्टिकल में। इसका मास भी है m। क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्टिकल है क्यू नॉट, ये इक्विलिब्रियम में, लिख लो क्वेश्चन, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। हो सकता है इक्विलिब्रियम में, हो सकता है ऐसे इसके ऊपर, मतलब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके प्लेन के ऊपर यहाँ क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यस, एम जी, जो एम जी लगेगा इसका, उसको कौन बैलेंस कर ले? वो जो लग रहा है ना इधर एफ एफ और F3F cos थीटा, वो किसको बैलेंस कर ले? एम जी को। तो हो सकता है इक्विलिब्रियम। तो ऐसे हवा में ऊपर रेस्ट में रह सकता है ये? बिल्कुल रह सकता है। तो सवाल क्या है कि इफ क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम then find type of equilibrium for displacement along vertical direction. Then find type of equilibrium
मतलब ये बताना है स्टेबल अनस्टेबल की न्यूट्रल। फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये जो एक्स है ना, एक्स ये डिस्टेंस एक्स है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसके अलोंग डिस्प्लेस किया जाए। फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इफ फॉर स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखो स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन तो पूरा सुनो भी, पहले ही कैसे बता दिए स्टेबल। इफ फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन a बाई रूट टू, और सेकेंड पार्ट है x लेस देन a बाई रूट टू। ए मतलब क्या है ये, सॉरी एल 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 नहीं, एल नहीं एल नहीं एल नहीं एल नहीं एल नहीं, रुको, वो क्या था उसमें फंक्शन में आया था एल स्क्वायर बाई 3 आया था ना उसमें, एल बाई रूट 3, तो ये आएगा एल बाई रूट 6, एल बाई रूट 6। ठीक है, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। और इसके अलावा और क्या होमवर्क है? हाँ, पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, यही है। और परसों हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑप्टिक्स एस जे एडवांस कंप्लीट, एस एंड जे एडवांस कंप्लीट, वो पहले इसे मैं दे रहा हूं, बस उसको डिस्कशन करना बाकी है। ओके, अच्छा।